हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम पॉलिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल न्यूज़ में हमेशा रहता है इस टॉपिक को लेकर के। तो हम उसको ये चाहते हैं कि दो पार्ट में स्टैटिक्स से रिलेट करके हम जो है कि उसको डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए कि मैं ये डिस्कस कर न्यूज़ में ये क्यों रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो वहाँ पे कुछ स्टेट के जो लॉयर थे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट किए। तो उनमें प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये था कि कोई गुजरात और एक और स्टेट था, वहाँ के जो जज थे, उनका ट्रांसफ़र को लेकर के था, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने जो ट्रांसफ़र किया उसके पीछे रीज़न क्या रहा, इसका कोई क्लेरिफिकेशन है, क्यों किया गया, क्या वो अच्छे काम कर रहे थे वहाँ पे भेजा गया जहाँ पे अच्छे जजों की ज़रूरत थी, या फिर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन राइज हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि आई विल टेक केयर। तो आप सभी को पता है कि जो जज होते हैं, जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। उसमें ये होता है कि 4, 3 और +1 एक जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो सेंड करते हैं गवर्नमेंट के पास एक अपनी रिकमेंडेशन, फिर गवर्नमेंट जो है कि अपना अप्रूवल देती है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जो उनकी क्वेश्चन पूछता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, तो सीधे क्वेश्चन का देते आंसर होगा इसका प्रेसिडेंट होगा। हालांकि हम अभी डिस्कस करेंगे, बस ये देखें कि हम न्यूज़ में क्यों रहा है, राइट। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड से लेके, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैसे काम करती है जुडिशरी। देखिए, होता क्या है कि हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, हम 3 पिलर की और एक चौथे पिलर की जो हम अलग में देखेंगे उनकी बात की है। फिर उसमें सबसे पहले जुडिशरी एक होती है, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव होती है। ये 3 पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी होता है। और चौथा जो पिलर होता है उसको जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता, जो पत्रकारिता होती है उसको कहा जाता है। ये 4 पिलर जो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हर एक का। जैसे मान लीजिए कि लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती है, राइट। और जो जुडिशरी होती है ना, वो चेक करती है कि जो लॉ बना है वो किस हिसाब से सही है कि गलत है। तीसरी चीज़, अब ऐसा तो है ना कि ये जो कि न्यूज़ में सबको बताएंगे, तो जो ये जर्नलिज्म होता है, चौथा पिलर होता है, वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ पे इस तरह का एक्शन ली है और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर इस तरह का काम कर रही है। तो ये डेमोक्रेसी की अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए विच वन आर द पिलर ऑफ या फिर फॉर डेमोक्रेसी, तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, जो 4 ये पिलर है। सबसे पहले ये देखिए, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि ये हमने फेडरलिज्म का सिस्टम डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें हमने कहा कि इंडिया भी फेडरलिज्म है और यूएस से भी फेडरल स्ट्रक्चर है, बस इंडिया का थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए कि ये कभी कभी फेडरल होता है, कभी यूनिटरी होता है, लेकिन ये हमेशा फेडरल ही स्ट्रक्चर बना होता है। एक ही 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है, 2 जुडिशरी। बट इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया ना कि जैसे मान लीजिए ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट होती है। जो रूल बनता है सुप्रीम कोर्ट में वो फॉलो लोअर कोर्ट तक किया जाता है। वैसा नहीं कि ये अलग अलग तरीके से होते हैं, उनका प्रोसीडिंग एक ही जैसी होती है, बस पावर अलग अलग होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, हाई कोर्ट होती है। मतलब ये अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है कि रिव्यू करेगा।
राइट, क्वेश्चन पूछा हुआ भी हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती हैं, क्या हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है जैसे सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम का लोअर कोर्ट अगर लॉ बनता है ना किसी कंट्री, अरे सॉरी स्टेट का या लॉ का कंट्री में, जैसे हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लॉ बनता है तो उसका रिव्यू हाई कोर्ट भी किया जा सकता है, तो उसका PIR सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हो आप और जो कि हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यहाँ पे एक हायरार्की टाइप का हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था आपका पिरामिड का, वो हायरार्की है ये। दूसरी बात है कि जो हम सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट है, सिंगल सिस्टम का काम करता हो और इसको जो अडॉप्ट किया गया हमारे हायरार्की बेस्ड वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। और दूसरी बात ये इन्फोर्स करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये सेंट्रल लॉ को भी इन्फोर्स करता है और स्टेट लॉ को। लेकिन जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। जो फेडरल वहाँ पे एक कोर्ट है वो जो है कि फेडरल लॉ को करती है और स्टेट जो हाई कोर्ट वहाँ की है वो स्टेट लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इनागुरेट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। और उसके जब ये इनागुरेट किया गया तो इसको सक्सीड मतलब कि ये कोर्ट इससे पहले भी थी जिसको कहते जाते थे फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनते थे जानते थे, तो फिर इसको रिप्लेस किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। जुरिस्डिक्शन जो है ना इसका, ये फेडरल कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की थी। ऑफ कोर्स ज़्यादा भी होनी चाहिए क्योंकि ये तो ब्रिटिश की देन थी कि ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है जब इंडिपेंडेंट हुआ। दूसरी चीज़ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कहाँ पे मेंशन किया है, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 124 से लेके 147 पार्ट 5 के बीच में इसकी सारी फंक्शनिंग को जो कि मेंशन किया गया है। जो मेंशन किया गया है तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डील क्या क्या करता है, जैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगी, जुरिस्डिक्शन क्या होगा, पावर क्या होगी, प्रोसीडिंग क्या होगा एंड सो ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट देम। नेक्स्ट हम अगर इसी में देखते हैं तो इसका कंपोजिशन जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजोज का, हमने पहले सबसे पहले देखिए कि ये इस समय 34 जज हैं, 33 + 1 मतलब एक चीफ जस्टिस और जो है कि ये जजेस होते हैं। इनको 2019 में इंक्रीज किया गया। ठीक है, इंक्रीज किया गया। और जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो केवल 8 जो है कि जज हुआ करते हैं, समझ सकते हैं, जो कि अब 34 हो गए हैं। और ये जो इंक्रीज करने की पावर है ना वो पार्लियामेंट के पास होती है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि कितनी बार इंक्रीज किया, एक 1956, दूसरा 1960, थर्ड टाइम 1977 और फोर्थ टाइम जो कि 1986 और फिफ्थ टाइम जो कि 2008 और जो कि 6th टाइम जो ये 2019 में किया गया। पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर अब इस लाइन में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नंबर्स ऑफ द जज इंक्रीज किया, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो दोनों का कर सकते हैं। कितनी बार किया गया यह भी पूछ सकता है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए सर आया कि कोशिश करें कि हमें सारे फैक्ट्स याद हो, अगर नहीं भी आते हैं तो उसमें ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। अपॉइंटमेंट ऑफ जज, अब देखिए अब अपॉइंटमेंट क्या होता है। हमने कहा कि प्रेसिडेंट करते हैं इसका अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम से कंसल्ट करके, और अदर जज जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर से। जो ये कंसल्टेशन वर्ड है ना, यहाँ पे देखिए जो कंसल्टेशन वर्ड है ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा के लिए। और ये 82 से लेकर के 1996 98 के आसपास तक का हम 98 के आसपास तक के हम देखे। इसमें यही था कि बस एक कंसल्टेशन है, ओपिनियन लेना है
और प्रेसिडेंट का, और फाइनली जो कोलोजियम सिस्टम ने भेजा है और उसी पे आपको अपॉइंटमेंट करना है। अब कोलोजियम के पास ही अब पावर होती है अपॉइंट करने की और ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाने की। तो हम थर्ड जजेस केस जो हुआ था उसी के बेसिस पे जो है कि हम ये अभी तक कोलोजियम सिस्टम चला रहा है। हालांकि बहुत से क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि भाई ये इसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए। इंडिया ये एक पहला ऐसा एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में कि जो खुद जजों की कोर्ट ही खुद जजों की जो कि अपॉइंटमेंट करती है, बट अदर कंट्री में ऐसा नहीं है, राइट। तो ये अपना सोशल साइंस है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं जो कोलोजियम होती है ना, 4 सुप्रीम जो होते हैं सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है और वही जो कि एड्रेस करते हैं और सेंड करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के बाद। इट शुड नॉट सेंड रिकमेंडेशन गवर्नमेंट, मतलब वो एड्रेस सेंड करते हैं गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट जो कि फिर उनको रिप्लाई। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मतलब कि इनिशिएटिव लिया था कि हम कोलोजियम को थोड़ा सा रिफॉर्म करें और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कमीशन लाया गया था जिसको हम कहते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें यह था कि गवर्नमेंट के भी कुछ कैंडिडेट होंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ और हाई कोर्ट के बीच लोग होंगे और वो एक डाइवर्स कमीशन रहेगा और वो अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड जो कि कह दिया कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करने का काम करेगी, राइट। तो अब देख लेते हैं कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनका अपॉइंटमेंट अब तक किस बेसिस पे होते आया। देखिए हुआ क्या कि पहले क्या होता थे, सीनियर मोस्ट जज होते थे 1950 से लेकर 73 तक, राइट, ये लगभग 3 दशक तक। लेकिन 93 में ना ये वायलेट कर दिया गया। इस समय इंदिरा गांधी थी और ये जब A.N. राय अपॉइंट कर दिए गए 3 सीनियर जज को। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ें हुई 1977 में जब M.U. बेग अपॉइंट किए गए और उन्होंने देन मतलब कि जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको जो कि प्रेसिड मतलब ओवररीच करके। लेकिन जब सेकंड जजेस केस आए या फिर कर्टल किया गया तो उसमें ये प्रोविज़न लाया कि नहीं आप ऐसा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक स्टेप लिया, आप उन्हीं को ही ऑफिस में जो कि अपॉइंट करेंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो सीनियर होंगे मोस्ट, उन्हीं को आप अपॉइंट करोगे। दूसरी चीज़ आती है क्वालिफिकेशन इनकी क्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप जज बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। पहला बात तो देखिए आप सिटीजन्स होने चाहिए आप इंडिया के। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है कंपलसरी, वो आप जज रहिए हाई कोर्ट का 5 साल, ठीक है, या फिर आप 5 साल, और या फिर आप एडवोकेट रहिए हाई कोर्ट के कितने दिन 10 साल, ठीक है, 10 साल का आप हाई कोर्ट के जज हुए। दूसरी बात, या फिर जो कि प्रेसिडेंट के नज़र में ना आप एक अच्छे जो कि जूरिस्ट हो, मतलब नॉलेज एलिजिबल हो। तो इसे अब इससे ये पता चल जाता है, यहाँ पे देखिए कोई मिनिमम मतलब न्यूनतम एज नहीं है, बट ये है ज़रूर कि आप 65 साल के ऊपर नहीं रह सकते, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे रही। दूसरी बात, ओथ वगैरह जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर होते हैं, प्रेसिडेंट दिलवाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को कह देगा भाई ऐसा है कि हम है नहीं, आप जो कि इनको ओथ वगैरह दिलवा दीजिए। अब ओथ में क्या क्या बोलते हैं उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है, आज तक तो नहीं पूछा गया। दूसरी चीज़, अगर ये काम करते हैं तो फिर इनको सैलरी वगैरह भी तो चाहिए होता है ना। सैलरी वगैरह कैसे देंगे, सैलरी वगैरह कैसे दिया जाएगा, तो ये डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू समय समय पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि
ये मतलब नहीं कर सकते। अगर आप वो वर्किंग में हैं, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स आज ये जज बन गए, ठीक है, तो इनकी सैलरी 10,000 रुपये है, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं मान रहा हूँ कि इनकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये है। तो ऐसा नहीं कि एक काम शुरू कर दे फिर इनका कम कर दीजिए, ऐसा बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकते, 10,000 के ऊपर ही होंगे। जो कहना भाई पहले कर दीजिए, उसको मन में आएगा तो वो जज बनेगा, नहीं तो चला जाएगा। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं, ना, तो इनका क्या होता है कि जो सैलरी मिलती है उसका 50% इनको आज ये पेंशन या इंटाइटल जो भी बोल सकते हैं। इसे मान लीजिए कि वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग कर रहे हैं, इनको 100 रुपये मान लीजिए 500 रुपये मिल रहे हैं। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको 250 रुपये दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये चीज़ें रहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका जो टेन्योर होता है ना, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका फिक्स नहीं है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फिक्स नहीं कि कितना होना चाहिए, बट 3 प्रोविज़न इसमें देखा जाता है। पहली बात तो 65 साल के हो गए तब हट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इनका जो एज वगैरह डिटरमाइन करने का अगर जो पावर पूछा जाए तो पार्लियामेंट के पास है। दूसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर टेन्योर की बात है वो रेजिग्नेशन देते प्रेसिडेंट को, या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए पार्लियामेंट के थ्रू। प्रोसीजर से रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट करेगा, हालांकि अभी हम देखेंगे इसका आगे। अगर हम कहें कि इसका रिमूवल का जो प्रोसीजर है कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि अगर आप एक एक्ट है, यहाँ पे देखिए जज इंक्वायरी एक्ट, अगर मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा में है, अगर लोकसभा में है तो 100 मेंबर और राज्यसभा में है तो 50 मेंबर जो कि एक मोशन जो कि लाएंगे। और ये जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना, जो लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं, ये इनके पास लाता। और इनके पास ये अथॉरिटी भी होती है, जो स्पीकर या चेयरमैन है ना, इनके पास अथॉरिटी भी होती है। वो चाहे तो इसको एडमिट करे या फिर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो वो 3 मेंबर की कमेटी एक बनाएंगे, और कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे या जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरी चीज़ है कोई एक क्या बोलते हैं, जो जज होगा एक सुप्रीम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक डिस्टिंग्विश पर्सन होगा। ये 3 मेंबर इस कमेटी के बनेंगे। और एक कमेटी अगर पाती है, मतलब कि अगर ये नहीं कुछ इनका गड़बड़ है, मिसबिहेवियर कुछ सफ़र है, कैपेबल नहीं है, वो जो है कि मोशन को आगे करेगी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है कि उसको पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी से, और फाइनली उनको रिमूव कर दिया जाएगा एज ए जज। अभी तक ये है इंडिया में, अच्छी बात है, भले कोई कहे या ना, इंटरेस्टिंग है कि अभी तक कोई जज मतलब कि रिमूव नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट मतलब यहाँ पे देखिए वर्ड है इम्पीचमेंट, नहीं किया गया अभी तक। ये केस लाया गया था जो कि 1991-93 में सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट वो जो मिसबिहेवियर करने के लिए। तो उसमें ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को अब्सटेंट कर ली थी, ठीक है, मतलब उपलब्ध नहीं थी कि वोटिंग करे, तो इस वजह से वो पास नहीं हो पाया। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा इसी में सब टाइटल है कि अगर हम कहते हैं कि कोई जब जज नहीं है, ठीक है, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करेगा और कब एक्टिंग करेगा। अगर मान लीजिए कि एक्टिंग मतलब कोई ऐसे अदर देन चीफ जस्टिस एक्ट करे एज ए चीफ जस्टिस, तो अगर वो सीट खाली है, नया चीफ जस्टिस नहीं है, या फिर टेम्पररी एब्सेंट है किसी ओकेजन या फिर किसी टूर वगैरह पे गए हों, या फिर अनेबल हो, हेल्दी ना हो, हेल्थ उनको परमिट ना करती हो कि आप आज चीफ जस्टिस आप एक्ट करिए, तो एक दूसरा जज आएगा आज ये चीफ जस्टिस। अगर हम एडहॉक की बात है, अगर मान लीजिए एडहॉक का मतलब ये हो गया ना कि कहीं बाहर से लाना किसी जज को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि 34 हैं जज, मान लीजिए कुछ कारण की वजह से कुछ लोग नहीं हैं, टीसी हैं और वर्किंग करना है, तो बाहर से, जैसे बाहर से कहाँ से लाएंगे, हाई कोर्ट से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे इन जज को जब इनका कोरम, लैक ऑफ कोरम के कंडीशन में, और ये सुप्रीम कोर्ट ही लाएगा, ठीक है। लेकिन
ये टेम्पोररी पीरियड होगा और ये कंसल्ट करता है कहाँ से, जिस हाई कोर्ट के जज से लाता है, लेकिन पहले वो परमिशन लेता है किससे, प्रेसिडेंट से। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्वालिफिकेशन डिजर्व करना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो कि सिटीजन्स होना चाहिए, 5 साल जज होना चाहिए, 10 साल का एडवोकेट की प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर एमिनेंट पर्सन हो। तो ये चीज़ें ही रही। फिर उसके बाद अगर कोई रिटायर जज है सॉरी कोई रिटायर अगर जज है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई ऐसा है ना कि आप आओ, काम करो और टेम्पोररी पीरियड के लिए हम आपको जो कि सैलरी वगैरह देंगे। लेकिन ये करने से पहले प्रीवियसली प्रेसिडेंट का परमिशन लेना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हो ना, उससे भी उसकी जो कि सहमति लेनी अनिवार्य होती है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है, इनकी जो इंटाइटल सैलरी वगैरह होती है वो प्रेसिडेंट जो कि डिसाइड करता है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बेंच है, मेन बेंच जो है कि आपको देखने को मिलेगी, क्या बोलते हैं, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। अगर वो चाहते हैं कि हम अदर दैन दिल्ली में, अगर मतलब मान लीजिए दिल्ली के अलावा लखनऊ, आपका चेन्नई, मदुरई, जहाँ भी मतलब बेंगलुरु करना चाहते हैं, तो वो चीफ जस्टिस के हाथ में होता है और वो कर सकता है, राइट। ओनली अप्रूव, और ये कोई कंपलसरी नहीं है। अप्रूवल तो मान लो प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा, लेकिन वो कोई कंपलसरी नहीं, ये ऑप्शनल है केवल, राइट। तो ये ऑप्शनल है केवल, बस इतना। उसके बाद प्रोसीजर क्या है सुप्रीम कोर्ट का? प्रोसीजर ये है, प्रैक्टिस प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केस और रेफर करने के लिए लिया जाता है। और प्रेसिडेंट 143 हम हालांकि आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल 143 जो है ना, उसके अंतर प्रेसिडेंट जो कि कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं आप अपना जजमेंट दीजिए। अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इशू होता है ना, तो वो 5 जजों की बेंच बैठती है। अगर अदर कोई नॉर्मल है तो कोई सिंगल जज या फिर 3 जजों की बेस होती है, राइट। तो ये चीज़ें नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंसी जुडिशरी क्या होती है। जैसे कि वाले अगर इंडिपेंडेंट, अगर आपसे कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को आप बोलोगे इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है, इसको कोई परेशान नहीं करता है, इसमें कोई एक्सटर्नल एक्टर का जो कि रोल नहीं होता, तो वो देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसका यही है कि जो अपॉइंटमेंट होता है ना, कोलोजियम के सिस्टम से होता है और वो प्रेसिडेंट करता है, तो इस वजह से है कि उसका इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरी बात, इनकी टेन्योर में ना सिक्योरिटी होती है। अगर वो जज बन गए तो उनको बीच में हटाया नहीं जाता, लेकिन जब हटाने का प्रोविज़न है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा हमने कहा। दूसरी बात है, फिक्स सर्विस कंडीशन है इनका, कि मतलब अगर जज बन गए तो इनका जो है कि ऐसा नहीं कि बीच में इनके सैलरी वगैरह कट कर दी जाएगी। जैसे होता है क्या कि अगर मान लीजिए कोई है जज बन गया, अगर उसको ये डर लगे कि अगर हम कोई जजमेंट गवर्नमेंट या किसी के खिलाफ देते हैं जो हमारी सैलरी वगैरह डिसाइड करता है, तो फिर उसको कैसे आप नहीं हो पाएंगे। अगर वो उसको ये पता है कि हम कुछ भी करें जजमेंट हमारा होगा, अगर वो जो है इन्फ्लुएंस हो या ना हो, हमारे सैलरी वगैरह पे नहीं कोई इम्पेक्ट कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होकर के जजमेंट देगा। दूसरी बात है कि इसका जो पूरा जो खर्चा वगैरह होता है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से वो निकल करके आता है। दूसरी चीज़ है इसका कंडक्ट, जज कान बी डिस्कस। अगर जो वर्किंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, वर्किंग जो सुप्रीम कोर्ट में होती है ना, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, राइट, एक्सेप्ट जब उसका इम्पीचमेंट हो। इम्पीचमेंट को जज को छोड़ करके बाकी कोई चीज़ें डिस्कस बाहर तक नहीं कर सकते, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको जो कि टेरिटरी के अंदर परमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको इंश्योर किया जाए कि भाई अगर आप रिटायर हो जाए, ऐसा नहीं कि वर्किंग के समय में आप कुछ बेनिफिशियल चीज़ें कर दें, बाद में रिटायर होने के बाद आपको वही वाली पोस्ट मिल जाए किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, इस वजह से नहीं होगा। अगर
दूसरी चीज़, सातवां जो पॉइंट है, इसको पनिश किया जाता है, कंटेम्प्ट। अगर कोई व्यक्ति अगर क्रिटिसाइज करता है किसी, जैसे मान लीजिए कि प्रशांत भूषण एक काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ कहा था, तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था प्रशांत भूषण सन को। तो इनको समझ लिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, अब समझ लिए ₹1 का पेनल्टी को लगा था। ठीक है, तो काफ़ी आश्चर्य की बात है कि मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आदमी को गिल्टी फील कराना ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और अपने ये स्टाफ को अपने तरीके से जो है कि अपॉइंट करते हैं, उसमें किसी बाहर का रोल नहीं होता है। और इनका जो जुरिसडिक्शन होता है ना, आप कर्टेन नहीं कर सकते, पावर जो वगैरह है बढ़ा सकते हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सटेंड करने का पावर वो पार्लियामेंट के पास है। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव से अलग है। जब हम आर्टिकल 50 की बात करते हैं, तो ये सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के बीच में सॉरी में किया गया है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें रही, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ये वाला पार्ट डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।